नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल समावेशी पाठशाला एसपी क्लासेज में। फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूं कि यह सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। रीट परीक्षा 2025 27 फरवरी को होने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेहद ही कारगर होंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ढेर सारा शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूँ, यह क्वेश्चंस आप जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं उस क्वेश्चंस को आप ज़रूर आज पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कुछ देखने को ज़रूर मिलेंगे इसमें से। तो ज़्यादा देरी न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी का कुल स्थानीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.0%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, व्याख्या में लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर जल व स्थल दो प्रकार की भू आकृति है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% जलमग्न है, 71% जलमग्न है, जबकि केवल 29% यानी 29% भाग स्थल के रूप में पाया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत होगी क्षोभ मंडल। राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड, व्याख्या हम पढ़ेंगे। देखिए लिखा है कि तापमान एवं वायुदाब की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल के स्तरीकरण को अलग अलग वैज्ञानिकों ने ढंग से प्रस्तुत किया है। एस पेटरसन ने पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल को 5 लंबवत मंडलों में विभाजित किया है। लिखा है पहला मंडल क्या है? देखिए पहला मंडल लिखा है फ्रेंड क्षोभ मंडल अथवा परिवर्तन मंडल, इसे बोलते हैं निचली परत। दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है ओजोन मंडल और चौथा है आयन मंडल और पांचवा है वायुमंडल। यानी कि ये 5 मंडल होते हैं। तो सबसे निचली परत होता है क्षोभ मंडल और सबसे ऊपरी परत जो होता है जो बहिर्मंडल उससे बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए, देखिए लिखा है कि सभी बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। वह है क्या होगा बताइए? तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, अनुच्छादन। फ्रेंड्स, हम व्याख्या के माध्यम से समझेंगे कि अनुच्छादन क्या होता है। देखिए लिखा है फ्रेंड्स, वायुमंडल से आर्द्रता एवं तापमान में विषमताओं से उत्पन्न होने वाले अनुच्छादन यानी कि अपरतन प्लस अपक्षय के प्रक्रमों यथा नदी, हिमानी, वायु, सागरीय तरंग, भूमिगत जल पर हिमानी आदि को बहिर्जात बल या प्रक्रम कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ, इसके व्याख्या के माध्यम से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है देखिए, जैवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। किसके माध्यम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, यहाँ क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं लिखा हो, फिर भी क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। देखिए लिखा है, पहला ऑप्शन है गैसीय चक्र। पहला ऑप्शन क्या है? गैसीय चक्र। दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र। तीसरा है जल चक्र। चौथा है भू आकृतिक चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भू रासायनिक चक्र। फ्रेंड, व्याख्या के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए व्याख्या के माध्यम से क्या लिखा हुआ कि पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है जैवमंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है जैवमंडल कहलाता है। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को ही क्या कहते हैं? परितंत्र कहा जाता है। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को ही क्या कहा जाता है? जैव कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? जैवमंडल कहलाता है। देखिए, जैव तथा जैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंधों को ही क्या कहते हैं? परितंत्र कहा जाता है। देखिए, जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भूभाग यानी कि भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ये चक्र 2 प्रकार के होते हैं, एक गैसीय चक्र, दूसरा है तलछटी चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए लिखा क्वेश्चन नंबर
अगला लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक कालांतरित सेल है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कालांतरित सेल नहीं है। यहाँ नहीं पूछा है तो आपको नहीं का जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर नहीं है, यानी कि क्वार्टरजाइट संगमरमर स्लेट है होगा, ये राइट आंसर होगा, पर ये चूना पत्थर नहीं होता है, कालांतरित सेल का हिस्सा नहीं होता है। व्याख्या के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए लिखा है कि व्याख्या के माध्यम से हम समझेंगे। व्याख्या के माध्यम से समझेंगे क्या लिखा है। रूपांतरित अथवा कालांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं जो अपने वास्तविक रूप से परिवर्तित हो चुकी हैं। शिस्ट, नाइस, एंथ्रासाइट, कोयला, सर्पेंटाइन, क्वार्टरजाइट, संगमरमर, स्लेट, फाइलाइट, हीरा आदि कालांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए लिखा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा संस्कृत सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, मोहरों पर मिले हैं। फ्रेंड्स, हम व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। देखिए लिखा है सिंधु नदी घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। इसका काल 2300 ईसा पूर्व यानी बीसी से बिफोर क्राइस्ट से 1750 ईसा पूर्व तक रेडियो कार्बन विधि माना गया है। ठीक है, और इस सभ्यता की खोज ली गई परंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अभिलेख मोहरों पर उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का केंद्रीय स्थल क्या था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा जूम करके हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ है सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पतन के बाद उत्तरी भारत में बाद के सभ्यता का प्रमुख रूप से विकास हुआ और इस सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मूल स्थान पंजाब यानी सप्त सिंधु प्रदेश था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र गंगा यमुना का दोआब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ कि भारत के प्राचीन नगरों का पतन कब हुआ था, बताइए। नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, रामचरण शर्मा जी होंगे इसका राइट आंसर। व्याख्या के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि रामचरण यानी कि 300 AD से 1000 AD लिखा हुआ कि रामचरण शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1987 में हुआ। इस पुस्तक में 3वीं सदी से 10वीं सदी तक के भारत के नगरों के पतन के बारे में चर्चा की गई है। देखिए फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 1946 में। व्याख्या के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए लिखा हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल के समय 1986 में पारित हुआ और इसके तहत हिंदू पत्नी को अलग कर रहने और भरण पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं है, बशर्ते उसने हिंदू धर्म क्या किया, छोड़ दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे तरफ बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय समाज के इतिहास में भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, उससे पहले हम व्याख्या समझेंगे। देखिए लिखा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे इनके बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 76, 1976 में। राइट आंसर बी हो जाएगा 1976 में। देखिए लिखा है कि प्रस्तावना भारत के संविधान के मुख्य बिंदुओं का सारा रूप माना जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। फिर बता देना चाहता हूँ कि प्रस्तावना जो होता है ना प्रेरम्बर, तो प्रस्तावना में देखिए फ्रेंड, जितना प्रस्तावना सबको आपको पूरा अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, खासकर जिसका वैकल्पिक विषय है पॉलिटिकल साइंस, उसको प्रस्तावना पूरा याद ही होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन। देखिए लिखा व्याख्या में क्या लिखा हुआ फ्रेंड, व्याख्या में लिखा हुआ है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है ना। और इस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। साथ ही 11वें मूल कर्तव्य के रूप में बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य भी जोड़ा गया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा कहता है कि अगला क्वेश्चन लिखा है, किस समिति की सिफारिशों का आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। हम व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। लिखा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य भाग 4 अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है कि भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, नियुक्त का वर्ष था बताइए। राइट आंसर इसका हो जाए बी, 1953 में। व्याख्या के माध्यम समझिए कि व्याख्या लिखा हुआ कि 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारत का प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया और यह भारत के क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए गठित आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है बताइए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। लिखा है कि राज्य सभी धर्मों का मान्यता देता है, यानी कि राज्य सभी धर्मों को क्या करता है, मान्यता देता है, पर उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। व्याख्या के मतलब समझिए तो व्याख्या लिखा हुआ कि भारत के संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत का राज्य धर्म नहीं होगा तथा यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, भारत का संविधान सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए कितना? तो राइट आंसर सी, 30 वर्ष होना चाहिए। व्याख्या के माध्यम समझेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ कि राज्यसभा भारत का उच्च सदन है, ठीक है ना, जो कभी भंग नहीं होता। ओके चलिए, यह एक स्थायी सदन है इसलिए भंग नहीं होता। और क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, बिल्कुल सही। वर्तमान में यह संख्या कितनी 245 है। राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है 30 वर्ष और लोकसभा का नियुक्त होने के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु कितना है 25 वर्ष, ठीक है। तो 30 वर्ष है इसका निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई। लिखा कि भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया है। इस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी और इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपात की घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर बदलकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? राइट आंसर इसका हो जाए बी, वी रामास्वामी 6 अक्टूबर 1989 से 14 फरवरी 1994 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, ठीक है, वह भारत के प्रथम न्यायाधीश थे जिनको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई परंतु हटाए नहीं गए, ठीक है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित किससे? राइट आंसर बी, नगर पालिका से।
ब्राह्मण सूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। देखिए 74वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत देश के सभी नगरीय निकायों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए लिखा हुआ कि वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ। फिर बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जितने भी हैं सब एग्जाम को में आपको देखने को जरूर मिलेंगे चुनिंदा क्वेश्चन से, तो ध्यान दीजिए। वीडियो इसके मत कीजिए, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। लिखा हुआ है कि वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है डी किसड़कांत। राइट आंसर डी हो जाएगा। व्याख्या का मतलब समझे। देखिए लिखा हुआ किसड़कांत का जन्म 28 फरवरी 1927 को पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। 27 फरवरी 2002 को उनका उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी नियुक्ति 21 अगस्त 1997 को हुई थी। 1997 को हुई थी। देखिए कक्षा में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कक्षा में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगना चाहिए। तो राइट आंसर फ्रेंड इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए 40% होना चाहिए। 40% होना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, जो त्रुटियाँ हुई होगी उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन एक नए अंदाज के साथ में मिलेंगे आगामी एग्जाम के लिए चुनिंदे क्वेश्चंस। और एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, आपको खुद ही महसूस होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को जय हिंद दोस्तों।